नमस्कार, राम राम। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एकदम श्योर। चलें आगे। कैसे हो आप लोग? बड़ी आनंद में हो? हेलो हेलो हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज़ आ रही है प्रॉपर? कैसे हो आप सब लोग? बड़ी आनंद में हो? तो आज वाला वीडियो देखा तुम लोगों? कुछ मोटिवेट हुए तुम लोग? कुछ? हाँ। एक का पूछना है कि सर आप जो है वो लिख कर पढ़ाओ। तो मेरा ये कौन है, इनको जवाब ये है कि भाई देखो, मेरे को हर में जो है वो बहुत कुछ पढ़ाना है। और समय की उपलब्धता भाई, मेरे यहाँ जो है सबको मुझसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मेरा उद्देश्य तुम्हें याद करवाने का है ना? तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े सिलेबस को अगर एक साल में टारगेट करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर कोई चीज़ बनी है तो उस डिजिटल युग के अंदर उसका लाभ लेना चाहिए। अगर तुम ऑनलाइन करके भी ऑफलाइन के गुण रख रहे हो तो फिर ऑनलाइन का मतलब नहीं हुआ। एक मेरे पास आज दिन में मैसेज आया, आज वाला वीडियो देख लिया, थोड़ा स्टार्ट होगा। हाँ, पॉलिटी जो है वो 1-2 जून से स्टार्ट कर देंगे। कल तुम लोगों की 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, 11 या 12 बजे के आसपास। कल मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट कर सकूँ। हर वीक में एक टॉपिक पूरा करना है, तभी जाके जो है वो 2 महीने में इकोनॉमिक्स हो पाएगी। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि कल जो है वो 11 से, कल संडे है तो मैं आपकी 3 घंटे क्लास लेना चाहता हूँ ताकि ये टॉपिक पूरा कर दूँ, आपके भी कंपाइलेशन हो जाए और उसके साथ साथ मेरा भी एक टॉपिक कंप्लीट हो, फिर मैं अगले टॉपिक पे स्टार्ट हो जाऊँ। हाँ, मेरे को आज एक मैसेज है कि सर मैं बहुत मुश्किल टाइम निकाल के क्लास ले पावा, घर को काम जल्दी जल्दी पूरा करके क्लास ले पावा, मैं नौकरी जाके बहुत मुश्किल क्लास ले पावा। तो ए जगह कमेंट करे अनअवॉइड करके थे केवल पढ़ा दो और याद करवा दो, आगे चक्कर मारो टाइम है ना मतलब थे बचाओ किया जी। तो बहुत सही बात हुई। जब मेरे को कोई हाउस वाइफ, जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई एक्स सर्विसमैन, कोई महिला, कोई बच्ची घर बैठी टाइम निकाल के पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन लोगों से, जहाँ संडे को कल जो है वो 12 बजे बाद में हो जाएगा, 12 बजे बाद में मेरी क्लास होगी, तो मैं 3 घंटे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है? 12 बजे के बाद पहले तो मैं उठ नहीं पाऊंगा। सच्ची बात है। चुपचाप आ जाओ उठ। कट तक पढ़ लियो आप? कृषि का महत्व पढ़ लियो, हरित क्रांति नहीं, नीली क्रांति पढ़ लिया था, और अपन लोगों ने जो है वो ये पढ़ लिया था कि आपके यहाँ जो व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है। क्वेश्चंस बताने जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, शाम को क्लास जो कंप्लीट होगी उसके बाद ही जो है हम लोग जो बात करेंगे। सभी ये बताएं कि नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बताएंगे आप। पहला क्वेश्चन, नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि आपके यहाँ जो नीली क्रांति है उसके जनक आपने कहा, लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति स्टार्ट होती है। हाँ, हीरालाल एवं कृष्ण नूनन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब होता है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से, अगला क्वेश्चन आप लोगों से। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वेरी गुड। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी चलने दो। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, ओके। चलो फिर आगे बात करते हैं।
तो ये भी आप लोगों वर्गीस कुरियन, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब हम जो है वो हरित क्रांति पढ़ेंगे और इसके बाद मैं आपको योजना याद करवाऊंगा इतनी शानदार तरीके से कि कभी आप योजना भूलोगे ही नहीं। ये प्रश्न जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो आज हमारा टारगेट है कि हम जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी याद करें और उसके साथ साथ योजना याद करें। मैं मेरी तरफ से कमेंट सेक्शन एक बार कुछ हद के लिए जो है वो बंद कर रहा हूं। आ जाइए, सादर आमंत्रित आप पढ़ने के लिए। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले विलियम गेड ने किया था, लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो अमली जामा पहनाने का काम किया था वो मैक्सिको के अंदर जो है वो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग ने जो है वो दोस्तों जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि में खाद्य उत्पादों की उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है और उत्पादन बढ़ने के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक क्या था कि उत्पादन को हाथों हाथ बढ़ाया जा सकते हैं। हाई ईल्ड वेराइटी की जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो जो सीड्स थे, याद रखें, उच्च उपज वाली किस्में जो थी वो जो दोस्तों जो हरित क्रांति को बढ़ावा दे सकती थी। क्या बढ़ावा दे सकती थी? हरित क्रांति को बढ़ावा दे सकती थी। और इन्होंने गेहूं की एक नई किस्म निजात की और इतनी गजब तरीके से काम किया कि मैक्सिको जो था वो दोस्तों 1960 के दशक में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। तो याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति जो है उसके जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने अनुसंधान किया, किसमें विकसित की, लेकिन वो इंप्लीमेंट सबसे पहले 60 के दशक के अंदर मैक्सिको में हुई। और मैक्सिको जो है वो दोस्तों इतना शानदार काम किया कि मैक्सिको में गेहूं लहराने लगे भाई, प्रति हेक्टर उत्पादकता बढ़ गई, प्रति हेक्टर उत्पादकता बढ़ गई। तो हरित क्रांति का पहला आधार क्या है? उच्च किस्म के बीज उपलब्ध करवाना, उच्च किस्म के जो है वो बीज उपलब्ध करवाना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति जो है वो दोस्तों विश्व में कब से स्टार्ट मानी जाती है? 1960 के दशक से प्रारंभ मानी जाती है। दशक ही पूछा जाएगा, डिकेड ही पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है वो दोस्तों आपके यहां नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार उन्हें किस श्रेणी में दिया गया? बताओ, हरित क्रांति के जनक आपको याद रह गया, लेकिन नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएं कि उन्हें यह पुरस्कार किसके लिए मिला? कृषि के लिए मिला, उद्योग के लिए मिला, शांति के लिए मिला, अर्थव्यवस्था के लिए मिला, किसके लिए मिला? तो हमेशा याद रखें, जब आप करंट में नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, उन्हें पीस में, शांति में नोबेल पुरस्कार दिया। क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना भी अपने आप में जो है वो विश्व में शांति स्थापित करने से संबंधित है, क्योंकि खाद्य संकट नहीं रहेगा तो शांति तो अपने आप स्थापित हो जाएगी ना। तो यह भी एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति में उच्च किस्म वाले बीज नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको के अंदर जो है अनुसंधान किया, वहां पे बहुत अच्छा इंप्लीमेंट किया। 1960 को दशक माना जाता है और नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जायज बात है। नॉर्मन ई बोरलॉग ने गेहूं के बाद में फिर चावल की किस्म पे ध्यान देना स्टार्ट किया। एक बोरलॉग और फोर फाउंडेशन ने जो है वो चावल की एक किस्म विकसित की। अब भारत चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में एक उनकी किस्म कौन सी थी चावल की? IR8। अगर कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उन्होंने जो किस्म सबसे तकड़ी चावल की, जो सबसे तकड़ी बोरलॉग और फोर फाउंडेशन, जो उनका जो फाउंडेशन है, उन्होंने मिलकर एक चावल की किस्म बनाई थी। और भारत आज चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में एक है। तो गेहूं और चावल पे फोकस रखा गया, सबसे ज्यादा किस पे? गेहूं और चावल पे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरित क्रांति में सबसे पहले कौन सी फसल पे फोकस किया गया? एक एक प्रश्न पे बात करेंगे हम। हरित क्रांति पे सबसे पहले कौन सी फसल पे फोकस किया गया सबसे पहले? तो हमेशा याद रख लेना, अगला पूछ ले तो मैक्सिको बताना है, जगह पूछ ले तो, और फसल पूछ ले तो सबसे पहले गेहूं, सबसे पहले गेहूं याद रखना आपको, सबसे पहले गेहूं, ये याद रखना आप लोगों को। IR8 जो है वो चावल की फसल है, ठीक बात है, ये अपन लोगों को पता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहां होती है? हरित क्रांति के प्रिंसिपल को समझे आप, केवल रटे नहीं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक ही उद्देश्य था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, हरित क्रांति का जो है वो एक ही उद्देश्य था। और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, मतलब कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना,
कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। और उस समय ये डिमांड क्यों थी? क्योंकि विश्व की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, क्योंकि विश्व की फूड सिक्योरिटी, जितने लोग हैं खाने के दाने तो मिलने चाहिए ना, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, ये उद्देश्य था। ये क्या था दोस्तों? अपन जो है वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ावा दें, हम एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो दोस्तों फूड सिक्योरिटी, उत्पादन को बढ़ावा देना, बेसिक चीज उस समय थी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। और इन सब का आधार क्या था? इन सब का जो है वो आधार था उच्च किस्म के बीज। आधार क्या था? उच्च किस्म के बीज, उच्च किस्म वाले बीज, ये इसका आधार था, वाले बीज। लेकिन क्या और कोई चीज नहीं जुड़ी हुई थी क्या हरित क्रांति से? क्या और कोई चीज नहीं जुड़ी हुई थी क्या? बेस आपको पता चल गया। आधार उसका क्या था? इनोवेशन करें, रिसर्च करें, उच्च किस्म वाले बीज। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। हरित क्रांति के बारे में कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसे बताओ आप कि उच्च किस्म के बीज के साथ साथ हमने उर्वरक पे भी ध्यान दिया ताकि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ सके। हमने कीटनाशक पे भी ध्यान दिया ताकि जो है वो रोग कम करके खाद्यान्न उत्पादन बढ़ सके। हमने यंत्रीकरण पे भी ध्यान दिया ताकि मशीनें लगा के खाद्यान्न उत्पादन बढ़ सके। हमने वित्तीय सहायता पे भी बात की। हमने जो है वो वित्त या क्रेडिट बोलते हैं किसानों को, लोन देने पे बात की ताकि किसान सशक्त होके इन्वेस्टमेंट कर सके। हमने जो है वो दोस्तों जो है वो सिंचाई सुविधा की भी बात कही, क्योंकि सिंचाइयाँ आपकी जो नहरें जाएंगी तभी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा। और हमने जो है वो उचित मूल्य की भी बात कही। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में उचित मूल्य कब स्टार्ट हुआ, तो हरित क्रांति के साथ ही स्टार्ट हुआ था। एमएसपी भी पहली बार गेहूं पे दी गई थी, तभी किसान ताकि मोटिवेट होए। लेकिन यहां कहीं पे भी एक चीज का डिस्कशन नहीं है, और वो एक चीज कौन सी है? पर्यावरण संरक्षण। कौन सी चीज है? पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात नहीं है, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था लोगों की खाद्य सुरक्षा जो है वो दोस्तों जो है वो सुनिश्चित करना। तो यहां पर जो है वो यही एक जो है वो क्रिटिसिज्म के रूप में भी कहा जाता है कि हमने सब कुछ पे ध्यान दिया लेकिन पर्यावरण संरक्षण पे ध्यान नहीं दिया। तो हम अब ये समझ में आ गया कि हरित क्रांति थी क्या? उसका बेस था उच्च गुणवत्ता के बीज, लेकिन साथ साथ में उर्वरक इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया ताकि फर्टिलाइजर बढ़ जाएगा तभी तो बढ़ेगा ना उत्पादन। कीटनाशक पे ध्यान दिया, यंत्रीकरण पे ध्यान दिया, उचित मूल्य पर ध्यान दिया। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो याद रखें, देव कुमार जी 13 जुलाई तक जो है कंप्लीट फर्स्ट एडिशन आ जाएगा नोट्स का। तब तक आपको जैसे ये टॉपिक मैं कल कंप्लीट करवाऊंगा, एनी हाउ कम आपको अपलोड करवा दूंगा, A4 निकलवा लेना। थोड़ा सा पूरी टीम 26-27 लोग लग रखे हैं, सबका एक ही टारगेट है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक सारे प्रिंटेड रंगीन बहुत अच्छे नोट्स विथ डायग्राम आ जाए। तो इसके लिए देखो धीरजाई थाने भी राखनी पड़सी, मन भी राखनी पड़सी, है ना। यहाँ तेले पर सर्च होगा जना कोई मतलब को नहीं। तो एक बेस्ट कंटेंट के लिए ये अब इको में कीवर्ड्स का यूज लें, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हो गया, मशीनरी हो गया, फेयर प्राइस की बात हो गई, हमने क्रेडिट की और फाइनेंस की बात कर ली, इरिगेशन की बात कर ली। अंग्रेजी बहुत आती है मेरे को। हाँ नहीं, पुरानी बुक किसी को परचेज नहीं करनी है, प्योर अपडेटेड कंटेंट है। तुम तो मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं इंग्लिश मीडियम का एक अलग से बैच मतलब बना के प्योर इंग्लिश में पढ़ाऊँ। तो शर्त ये है कि हम शाम को पढ़ेंगे, सुबह उठ नहीं पाता हूँ मैं जल्दी, ठीक है। और एक बहुत इच्छा है मेरी इंग्लिश मीडियम की, तो एक बार तुम रुक जाओ थोड़े दिन, फिर तुम्हें एक स्पेशल इंग्लिश मीडियम में और पढ़ाऊंगा मैं इकोनॉमिक्स। अभी तो तुम थोड़ा फूड प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर पूछ लिया करो अंग्रेजी में क्या। और एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अंग्रेजी मीडियम वालों को अंग्रेजी नहीं आती, हमसे पूछ रहे हैं अंग्रेजी, बताओ ये कोई बात हुई क्या? अब आप और मैं हिंदी मीडियम के अपने को ये पूछ रहे हैं, तो तुम इंग्लिश मीडियम को एटलीस्ट तुम्हें तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, हिंदी टू इंग्लिश तुम्हें तो एटलीस्ट आने चाहिए। अब हिंदी मीडियम वाले आदमी को अगर मैं बोलूं प्रिया जी को कि इसकी जो है वो इंग्लिश बताओ, तो उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है। अंग्रेजी मीडियम वाले तो पहले से ही होशियार है, तुम इंग्लिश पूछ रहे हो यार, गलत बात है ना। अब आओ सामने, ठीक है, फैक्ट्स हम लोग जो है वो सारे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति भारत में कब से स्टार्ट मानी जाती है? तो याद रख लेना, हरित क्रांति जो है वो दोस्तों भारत में स्टार्ट मानी जाती है। और कब से मानी जाती है? 1966 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1966 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति कब से?
1966 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में हरित क्रांति को लागू करने वाले कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। आप देखते हो ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट, स्वामीनाथन रिपोर्ट, स्वामीनाथन रिपोर्ट। हम पढ़ेंगे आगे, जब हम जो है वो एमएसपी के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसानों के लिए जो है वो जो पैसा लग रहा है उससे 50% ज्यादा किसान को पैसा दो। 2,000 रुपए तो गेहूं उत्पादन पे लग रहे हैं तो उसे 3,000 दो। अपन देखेंगे उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए कौशल विकास का काम करो, किसान नॉलेज सेंटर खोलो, किसान नॉलेज सेंटर भी खोलो। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। किसानों ने उर्वरक के लिए सब्सिडी दो। तो एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित क्रांति की जन्मभूमि कौन सी है? तो भारत में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो खुली थी वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में खुली थी। क्या याद रखना है? उत्तराखंड में। इसे हरित क्रांति की जन्मभूमि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हरित क्रांति की जन्मभूमि कहा जाता है। ये याद रख लेना, हरित क्रांति की जन्मभूमि कहा जाता है। क्या याद कर लेना? हरित क्रांति की जन्मभूमि कहा जाता है। तो 1966 से प्रारंभ है। एम एस स्वामीनाथन को जनक कहा जाता है। अब ये है ना, ऋषभ पंत को जानते हो? तो में से कौन कौन जाता है क्रिकेट में? हाँ जरूर शर्मा जी। तो ये याद रखें, ऋषभ पंत कहाँ से? उत्तराखंड से ही है। तो पंतनगर वहां पे अलग से जगह है और पंत समुदाय के लोग भी खूब रहते हैं। पंतनगर एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की जन्मभूमि किसे कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी फसल से हुई? तो दोस्तों गेहूं की फसल पे सबसे पहले हम लोगों ने काम किया। सबसे पहले क्या काम किया? हमने गेहूं की फसल के अंदर जो है वो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने काम किया। और उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो आपके यहां पे चावल की फसल पे काम किया, जो कि IR8 जो थी। बाद में हमने किस पे काम किया? चावल की फसल पे काम किया। किसके ऊपर काम किया? चावल की फसल पर जो है वो काम किया। अब याद रहे जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस समय 2 कार्यक्रम भी चलाए थे, एक सघन कृषि कार्यक्रम, एक सघन कृषि जिला कार्यक्रम चल रहा था, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। 1960 के दशक में हरित क्रांति से पहले हम लोगों ने चलाए थे। लेकिन इतनी बात एटलीस्ट याद होनी चाहिए कि 1966 से भारत में एम एस स्वामीनाथन पंतनगर यूनिवर्सिटी गेहूं पे सबसे पहले फिर चावल पे, गेहूं पे सबसे पहले फिर चावल पे, याद रह जाएगा। गेहूं पे सबसे पहले फिर चावल पे, गेहूं पे सबसे पहले फिर चावल पे। अब देखो, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो किसे कहा जाता है? याद रख लेना, स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। लेकिन द हीरो ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? हीरो ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? ये बताएं आप, किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखें दोस्तों, आपके यहां पे एमपी सिंह थे। याद रखें, क्या नाम था? एमपी सिंह थे, जिन्हें हीरो ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने गेहूं की एक अच्छी किस्म बनाई थी, वो थी K68। K68 ये याद कर लो, ताकि जो है कभी कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं। एक एक चीज पे चल रहे हैं हम लोग। हाँ, एक एक चीज पर हम लोग चल रहे हैं, तो कभी कोई क्वेश्चन जो है वो गलत होना ही नहीं चाहिए। लिखो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में। चले? डन? लिखो एक बार। अब देखो, यहां जो डाटा आएंगे ना, वो आप लोगों को थोड़े से अच्छे से जो है वो ध्यान देखने पड़ेंगे और बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। हाँ, हीरो ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत बढ़िया। इन्होंने जो ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंप्लीमेंट किया, स्वामीनाथन ने, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्होंने जो है वो रिसर्च किया और K68 फसल जो है वो लेकर आए। डन? हाँ, सभी सब्जेक्ट की आएगी पूनम जी, बूस्टर की। अब देखो, यहाँ पे आपको याद करने वाली चीजें क्या क्या याद रखनी है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में कब स्टार्ट हुई? 1966 से। सबसे पहले कौन सी फसल पे स्टार्ट हुई? गेहूं पे। जन्मभूमि कौन सी है? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा पंतनगर यूनिवर्सिटी। क्या याद रखना पड़ेगा?
पंतनगर यूनिवर्सिटी। फिर आपसे पूछा जा सकता है जनक कौन है, तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों नायक कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा एमपी सिंह। कौन बताना पड़ेगा? एमपी सिंह। अब आपसे यहाँ दो पूछा जा सकता है कि ये जो आपके एमपी सिंह ने जो गेहूं की फसल बताई, वो उन्होंने जो है वो रिसर्च की, तो वो कौन सी थी? K68। और ये आपकी जो है वो चावल की जो सबसे तगड़ी फसल थी, वो आपकी जो है वो IR8। लिखो भाई, गलत नहीं होना चाहिए, फिर आगे चलूंगा मैं। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए, फिर आगे चलूंगा मैं। और कल 3 घंटे के लिए भाई एकदम तैयार रहना। कल 3 घंटे के लिए एकदम तैयार रहना। सर जी 300 में 400 रैंक कितने नंबर तक मिल सकती है? सिंपल सी बात है, अगर 400 नंबर लेके आते हो रिटर्न में और 450 नंबर तक आप रहते हो, तो टॉप तीनों पोस्ट आपको मिल जाती है जनरली। हाँ, मोहित जी उत्पादन ज्यादा होता था, और तो मीठा को नहीं है कोई ये गेहूं। हाँ, पर हेक्टर प्रोडक्शन, है ना। ऐसे तो गोल्डन राइस पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को आगे, जब जाके हम पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी के अंदर। मोहित पूछा गुरु जी K68 के अंदर जो है वो के खासियत है इसी उत्पादन ज्यादा होता जी। हाँ, याद रहेगा इतना। चलो आगे, चलो फिर आप आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं आपने यहाँ। अब हरित क्रांति के घटक क्या है? हरित क्रांति का बेसिक फैक्टर आप लोगों को पता चल गया कि हरित क्रांति का बेसिक घटक कौन सा है। आपके यहाँ पर जो है वो सबसे तगड़े जो है बीज जो है वो घटक है। लेकिन इसके अलावा हमने क्या क्या किया? हमने कृषि में साख की बात करी, कृषि में सुधार किए, उचित मूल्य के लिए MSP दी, मशीनों का उपयोग बढ़ाया, सिंचाई सुविधाएं जो है वो बढ़ाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक बढ़ाए। याद रह जाएगा। हाँ, 3 घंटे कंटिन्यू क्लास होएगी, एकदम बैठे बैठे जो है वो चेयर पे बैठ जाऊंगा मैं ऐसे, और बढ़िया तरीके से याद करूंगा और बात करूंगा नहीं किसी भी कंडीशन में, थे चाहे कत्ती बात कर लो बोले। हाँ, तो क्या बात है, संडे हाउसफुल हो जीता रहो। साख का मतलब होता है निकेत कि आपको जो है वो याद रखना आज। हाँ, जो आपको क्या याद रखना है? कृषि में क्रेडिट का मतलब होता है पैसा। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू की, भी किसान को पैसा दोगे तभी वो कृषि कार्यों में उर्वरक कीटनाशक ले पाएगा, वो अच्छी किस्म के बीज ले पाएगा। अगर आप उसे ऋण ही नहीं दोगे तो क्या मतलब? हाँ, कल मैं तुम्हारी आदत डालना चाह रहा हूं, कल मैं तुम्हारी आदत डालना चाह रहा हूं और इस एक टॉपिक को कंप्लीट करवाना चाह रहा हूं। अब दोस्तों हरित क्रांति के मुख्य तत्व याद रह जाएंगे। उच्च उपज के बीज का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना, कीटनाशक का उपयोग करना, साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, MSP देना, गांव में इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना, ये सारी चीजों पर बात हुई। अब हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या बताओ सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, ये तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। सभी लोग बताएं, पहले सकारात्मक बताएं, तुम बताओगे जितने में हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इतने ही है 5-7। तो हरित क्रांति से हमारे यहाँ जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी आप लोग जो बताएंगे। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, वो आप लोग जो है वो बताएंगे। बताओ भाई, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव पता चले किस किस को याद रहे। फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो गई, मोर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, खाद्यान्न में वृद्धि हुई, ज्यादा उत्पादन हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ, केवल इतने से काम कैसे चलेगा? केवल इतने से काम नहीं चलेगा भाई। और बताओ, वॉइस क्लियर नहीं है, एकदम सही आ रही है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं। तो इसमें कभी रटना नहीं। देखो, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। अगर आपने खेत के अंदर खाद्यान्न उत्पादन बढ़िया हो सी, तो किसान की आय में भी वृद्धि हुई। किसान की आय में भी वृद्धि हुई, सही बात है। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश बना। भारत में कृषि यंत्रीकरण हुआ। औद्योगिक विकास में वृद्धि कैसे हुई, तुम लोग बताओ मेरे को। अभी ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि औद्योगिक विकास में वृद्धि कैसे हुई। लिखा हुआ पड़ा है कि औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई, तो औद्योगिक विकास में वृद्धि कैसे हुई बताओ तुम कमेंट सेक्शन में, पता चले। कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे। देखो, एक बेसिक सी चीज है, उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक बनसी तो मशीन हुई, जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिमांड बढ़ गई ना अपने। कीटनाशक बनेगी कहाँ पे? उद्योग में ही। यंत्रीकरण, मशीन बन के कहां से आएगी? उद्योग में ही। फिर अगर ज्यादा उत्पादन हो के कॉटन जाएगा, तो बढ़ेगी क्या? सूती वस्त्र उद्योग ही।
जायज बात है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल गया और इंडस्ट्री का उत्पादन इसलिए भी बढ़ा कि इसमें डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अधिशेष उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण हो गई। पहले महंगाई थी भाई साहब, गेहूं चावल इनके अंदर, लेकिन अब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। और जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे महंगाई भी कम हो गई क्योंकि अब सप्लाई अच्छी हो गई। अब अपने सप्लाई अच्छी हो गई। लास्ट चीज है, ग्रामीण रोजगार बहुत तकड़ा बढ़ा। क्या बढ़ा? ग्रामीण रोजगार जो है वो बहुत तकड़ा बढ़ा। ग्रामीण रोजगार जो है वो दोस्तों जो है बहुत शानदार बढ़ा। ये भी आप याद रखें। रूरल एरिया में प्रोडक्शन बढ़ने से जो है वो दोस्तों जो है वो रूरल एरिया के अंदर क्या हुआ, एक मिनट साइड में होंगे मैं थोड़ा, अब दिख जीता ना। रूरल एरियाज में प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो है रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ा। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन बढ़ा, किसान की आय बढ़ी, भारत आत्मनिर्भर हुआ, यंत्रीकरण बढ़ा, औद्योगिक विकास बढ़ा, मुद्रास्फीति बढ़ी, रोजगार का प्रभाव जो है वो दोस्तों जो बढ़ा। अब देख लिया होगा वैसे तो तुम लोगों ने, पर चलो देख के ही बता दो कि नकारात्मक प्रभाव क्या थे। नकारात्मक प्रभाव क्या थे? हाँ, जमीन का अच्छा उपयोग लिया गया। ओके, फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़िया। अब नेगेटिव इम्पैक्ट बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा गर्मी को ध्यान रखिए, अभी लू भयंकर चल रही है 2-4 दिन। अब देखो, जब हमने हरित क्रांति के बारे में हम लोगों ने बात की, तो हरित क्रांति से जो है वो एक तो जो है वो याद रखें, आपके यहाँ पे जो है उर्वरक कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग लिया गया। तो उर्वरक कीटनाशक का जब हम ज़्यादा उपयोग लेते हैं ना, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर केमिकल डाले, तो इससे जो है वो एक तो पर्यावरणीय क्षति होती है ना, पर्यावरणीय क्षति। दूसरी जो है वो मृदा स्वास्थ्य बिगड़ता है, न्यूट्रिशन खराब होते हैं। और मृदा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो मानव और पशु स्वास्थ्य बिगड़ता है। मानते हो क्या तुम लोग? मानव और पशु स्वास्थ्य बिगड़ता है। मतलब अगर अपन जमीन में बहुत ज़्यादा केमिकल डालेंगे तो इससे जो है वो, आज उसी का ही तो कारण है कि जमीन तो खराब हो ही रही है, हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है। आज आप देखें गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब साइड शायद कैंसर कैंसर कैंसर, ये है क्या? तो एक तो ये आपकी जो उर्वरक कीटनाशक से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, एक तो अपन लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद में अगर हम लोग याद करते हैं तो अभी हम लोग जो है उसके बाद में देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, कृषि के अंदर जो है हमें हरित क्रांति को लागू करना था। लागू करना था तो तुम्हें बीज भी अच्छे चाहिए, तुम्हें जो है यंत्र भी अच्छे चाहिए, ठीक है, तुम्हें कीटनाशक भी अच्छे चाहिए। तो इसके पैसे नहीं लगते क्या? सरकार फ्री में तो दे ही नहीं रही थी, नहीं दे रही थी ना। तो ये जब चीजें चाहिए तो इससे किसानों की जो है वो लागत बढ़ी। क्या बढ़ी? लागत बढ़ी। और किसान की लागत बढ़ी, तो लागत जब इंक्रीज हुई तो इससे किसान जो है वो दोस्तों किसानों के ऋण बढ़े, किसानों के ऋण बढ़े। स्टार्टिंग टाइम में किसान जो है वो कर्जे में आ गए। मानते हो तुम लोग? बीज चाहिए, यंत्र चाहिए, कीटनाशक चाहिए, उर्वरक चाहिए, तो ये तो होएगा ना, होएगा। तो ऋण जो है वो दोस्तों जो, तीन बात तो यहां आ गई तुम्हें, पर्यावरणीय क्षति हुई, मृदा स्वास्थ्य खराब हुआ, मानव और पशु स्वास्थ्य, तो ऋण बढ़े भाई, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें इससे कृषि, अब देखो इससे जो है कि आदमी तो होता है लालची, उसे तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो उत्पादन ही करना है। तो इस कंडीशन के अंदर दो असमानताएं बढ़ी, और दो असमानताएं कौन सी थी? एक तो सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता बढ़ी, और एक क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। एक जो है वो दोस्तों क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। सामाजिक असमानता और क्षेत्रीय असमानता कैसे बढ़ी, इसका एग्जांपल देता हूं। जो बड़े जमींदार थे उनने हरित क्रांति का बड़ा लाभ लिया। बड़े जमींदार थे वो इससे लाभप्रद हुए क्योंकि उनके पास पैसे थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया, बड़ी एमएसपी पे पैसा में बेचा। लेकिन जो छोटे किसान थे, जो लघु एवं सीमांत किसान थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था और वो इन चीज़ों का लाभ ले नहीं पाए, सीमांत किसान। तो यहाँ अब समाज में किसान वर्ग में भी दो वर्ग बन गए। गांव में ही एक आदमी का फॉर्च्यूनर है और गांव में ही एक आदमी जो वो मोटरसाइकिल भी अफोर्ड कौन कर पा रहे हो।
देखिए तो कंडीशन, बड़े किसान अपने ट्रैक्टर ले आए, इन्वेस्टमेंट किया, पैसे उनके पास थी, लैंड ज़्यादा थी, उन्होंने जो है वो बढ़िया बैंकों से जुड़े हुए थे तो केसीसी ली, उन्होंने ऋण लिए बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मंडी में जाके बेचा, सब कुछ था। लेकिन जो किसान छोटे थे, 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 8 बीघा 10 बीघा, वो नहीं कर पाए। तो इससे क्या, सोशल इनइक्वलिटी आई। फिर दोस्तों क्षेत्रीय असमानता की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ राज्य जिनका एग्जाम्पल मैं दूं तो हरियाणा, पंजाब, ये दोस्तों आपका यूपी, इन्होंने हरित क्रांति का तगड़ा लाभ लिया, इन्होंने हरित क्रांति का तगड़ा लाभ लिया। और खास करके हरियाणा पंजाब ने तो हरित क्रांति में मजे ले लिए भाई साहब, इन्होंने जो है बहुत तगड़ा लाभ लिया, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य, हाँ कुछ राज्य याद रखें दोस्तों, लेकिन कुछ राज्य जो है वो कौन से, याद रखें कुछ राज्य कौन से, आपके जो है राजस्थान हो गया, पूर्वोत्तर हो गया, साउथ के स्टेट हो गए, इन्होंने जो है वो ये लाभ नहीं ले पाए, ये जो है वो प्रॉपर है, हाँ लाभ है नहीं ले पाए, याद रखना। याद रह जाएगा, दो प्रकार की इनइक्वलिटी, कभी पॉइंट है ना, अगर, हाँ अब सर कैसे लाभ लिया, क्योंकि हरियाणा पंजाब जो है वो हरित क्रांति के अंदर जो है, चाहे ऋण लेने के रूप में हो, या चाहे वहाँ पे कृषि मंडियों की स्थापना करने से हो, चाहे उचित मूल्य पर जो है वो दोस्तों जो है कोई चीज़ को बेचने के लिए हो, वहाँ के किसानों की जागरूकता एज कंपेयर दूसरों से बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, गंगानगर और चूरू में आज इतना अंतर है कि हमारे यहाँ यूरिया को घातक माना जाता है, जबकि गंगानगर में यूरिया को नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि हमारे किसान परंपरागत हैं, उन्हें लगता है कि इससे ज़मीन खराब हो जाएगी, उन्हें जो है वो इतनी कनेक्टिविटी नहीं है कि वो जो है मार्केट में जाके अपना जो उचित मूल्य की दुकान पे जो है वो सिस्टम वहाँ बेच सके। वहाँ पहले से ऐसा सिस्टम बना हुआ था। अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व भी बात करें तो वहाँ कृषि मंडियों का होना, आड़तियों का होना, बिचौलियों का होना, बड़े जमींदारों का होना पहले से था। वहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट एज कंपेयर कंप्लीट इंडिया से हरियाणा पंजाब जो है वो प्योर एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था, और वहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था थोड़ा बहुत, और जब हरित क्रांति आई तो उन्होंने ज़्यादा लाभ ले लिया। आज आप और मैं अगर डिस्कस करूं तो अगर जो लोग राजस्थान के हैं उनमें 2% 5% लोग भी नहीं होंगे जो उचित मूल्य पर जो है वस्तु बेच के आते होंगे। आप जनरली क्या करा, खेती करा, गांव में कोई आवे लेनियो भी धान दे दे, अपन मतलब ही कौन प्राइस कितनी चल रही है, वो कत्तो कमा लियो क्या मतलब, अपन अगलो बोला भी 2500 मठों ले जाओ, ले लिया। सर जी ऐप के क्लास कट हो रही है, नहीं हो रही है, एकदम सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रही है भाई, 2 पॉइंट एकदम क्लियर है, 2 पॉइंट एकदम क्लियर है। हाँ, तो सामाजिक असमानता, और हरियाणा ने और इसलिए भी ज़्यादा लाभ लिया कि नहरी तंत्र जो आपके यहाँ पे आया, आईजीएनपीओ और नहरें हो, वो भी बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने जो यूटिलाइज किया, क्योंकि केवल उच्च किस्म के बीज से काम नहीं चलेगा, इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। गंगानगर और हनुमानगढ़ ने लाभ लिया क्योंकि इरिगेशन सिस्टम अच्छा था। ऑल क्लियर? तो ये पॉइंट तो आपको जो है वो याद हो गए, ये पॉइंट तो जो है 4 पॉइंट तो याद हो गए। क्या याद हुए कि पर्यावरण को क्षति हुई, मृदा स्वास्थ्य, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, ऋण बढ़े, और जो है वो दोस्तों सामाजिक असमानता और क्षेत्रीय असमानता आई। लेकिन अब दूसरे चीज पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे 2 नेगेटिव इंपैक्ट और पड़े कि हम लोगों ने भूमि जल का अतिदोहन किया, भूमि जल का अतिदोहन किया था ना अपन ने, भूमि जल का अतिदोहन। भाई साहब बढ़िया बोरवेल करवाया, हद से ज्यादा लैंड वाटर का यूज किया, उसकी वजह से आज के टाइम जो है वो पूरे के पूरे जो है वो हम डार्क जोन में चले गए। तो ये इससे एक चीज हुई। दूसरा जो है वो सिंचाई का जल जो था उसका भी ज्यादा उपयोग किया, तो हमारा फसल प्रारूप जो है ना वो ही बिगड़ गया भाई, फसल प्रारूप ही बिगड़ गया। फसल प्रारूप कैसे बिगड़ गया भाई? गंगानगर हनुमानगढ़ में भी क्या थे, टीले ही तो थे। पंजाब में क्या थे, अपने तरह बालू का स्तूप ही थे। उन्होंने क्या किया, सारा समतल कर दिया। चलो गेहूं बोलो तुम लोग, नरमा बोलो, ठीक है, वहां तक। तुम लोग जो है वो चावल बो रहे हो, वहां पे जो है वो चावल बो रहे हो। अब चावल बोने का मतलब है कि तुम्हारी जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो है नहीं, अब तुम उस जमीन को जो है वो पानी से भर रहे हो भयंकर तरीके से। मतलब जिस जगह गेहूं बाजरा किया जा सकता है, गेहूं भी चलो बड़ी बात है, बाजरा मोट मूंग गवार हो सकते हैं, वहां पे आप चावल कर रहे हो, तो आपने खेत के खेत भर दिए। उसकी वजह से जो है वो भूजल जल जो है वो भूजल में जाने लगा। अब उसकी वजह से नीचे हमारे यहाँ जिप्सम रॉक फास्फेट की परतें थी, और उसकी वजह से दोस्तों जो है वो हमारे यहाँ सेम की समस्या आ गई।
रावतसर है, अनूपगढ़ है, अठीन जो है वो सूरतगढ़ है, इस साइड थे देखो तो एकदम वीरान हो रखी है, जगह की जगह खेत के खेत वीरान हो रखे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा डाला। अब एक लेवल के बाद में रॉक फास्फेट और जिप्सम की जो है वो नीचे परतें हैं, तो वो पानी नीचे जा नहीं सकता, पूरा खारा ही पानी हो गया, पूरा वाइट की वाइट दलदलीय परिस्थितियां बन गई। हुई ना बात समझ में? तो एक तो फसल प्रारूप बिगड़ा, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों भूजल का अतिदोहन हुआ, और इसके साथ साथ सेम जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी आई। सेम जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी आ रही, ये भी आप लोग याद है, ध्यान रखें। तो ये इतने पॉइंट थे। अब देखो इसमें भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो ये फिर गलत है। समझना तो चाहिए, पूरा एकदम दिमाग में सेट बैठ रहा है, जल्दी में तो नहीं है ना कोई। हाँ, जल्दी वाली बात नहीं जचती भाई, जल्दी वाली बात नहीं जचती, चाहे टाइम लग के पढ़ लो, लेकिन रट्टा नहीं मारना है कि कल अब कभी हरित क्रांति पे लिखना हो, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे मतलब बार बार रटना नहीं पड़े एकदम। अब मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें भी अगर किसी को जल्दी है तो फिर तुम लोग जो है एक काम कर सकते हो, एग्जाम से 2 महीने पहले एक बूस्टर बैच आता है, जगह के मान मैं एकदम ये रोबोट बन के पढ़ा, मैं एकदम रोबोट बन के पढ़ा, और बिम आदमी प्री का कन्ने पहुंच जाए, क्योंकि रोबोट बन के पढ़ा जब प्री की कट ऑफ तक तो पहुंच जाए, लेकिन क्लियर अगर पहली पढ़े हो जाना तो हो जाए। अगर एकदम नए नए हो तो एकदम तुम हम रोबोटों से पढ़ सकते हो। तो 2 महीने का लास्ट में बूस्टर बैच लाते हैं, है ना, पिछली वैकेंसी में हम लाए थे। तो भाई अगर आपको वैसे पढ़ना है तो आप उसमें पढ़ सकते हो, जिसके अंदर मैं पूरी इकोनॉमिक्स 50 घंटे में करा देता हूँ, यहाँ 100 घंटे लूंगा, याद करवाऊंगा। जब हिस्ट्री में 300 घंटे ले सकते हैं, तो यहाँ अपन 100 घंटे नहीं ले सकते, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का पूछ लेना तो एकदम ऐसे थीम क्रिएट होनी चाहिए, नॉर्मन इबोर्लोग, मैक्सिको, गेहूं, ठीक है। शांति के अंदर जो है वो नोबेल पुरस्कार, मैक्सिको के बाद में 1960 के दशक में हरित क्रांति ने पांव पसारने स्टार्ट किए। भारत के अंदर जो है वो स्वामीनाथन 1966, पंतनगर यूनिवर्सिटी, गेहूं, फिर बाद में MP सिंह द हीरो ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो आपके यहाँ पे K68 गेहूं की जो है फसल लेके आते हैं, IR8 जो है वो चावल की फसल थी। फिर वहां से आगे चलते हैं हम लोग, जो सारी चीजों पे चर्चा करते हैं, इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। टेक्निकल टीम को आप बता दें, नहीं है जल्दी, ऐसे ही पढ़ाओ सर ताकि आगे। हाँ, तो यही होता है फिर बाद में। तो आप लोगों का जो है वो 1 जून से बैच आ रहा है, तो अब अपनी जिम्मेदारी लेके 7 दिन है, कल मैं पोस्टर दे दूंगा, स्टेटस लगाना है, विथ फैकल्टी दे दूंगा, विथ फ़ोन नंबर दे दूंगा। हाँ, पर आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हर स्टूडेंट कोई प्री या जो है प्री प्लस मेंस अपने साथ वालों को जरूर बताएगा, ये आप लोगों से ही है भाई। अब मेरे को कमिटमेंट करके जाओगे कि सर हम बताएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये जो है वो, अब देखो इतना तो हमारा हक है कि आपको बोल सकते हैं, इतना तो हमारा हक है कि हम आपको बोल सकते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, करोगे ये काम, क्योंकि अब सभी RS की तैयारी कर रहे हैं। नई वाली वैकेंसी वालों को जो है वो पोस्टिंग भी मिल गई है, पुराने वाले वैकेंसी वालों को नई वैकेंसी आपकी जो सर पे है। तो इस कंडीशन पे जो है वो आप लोगों से ही लोग पूछेंगे, मेरे से तो पूछेंगे नहीं। और हम जो है वो इस स्थिति में आप और मैं हैं नहीं कि अपन लोग जो है वो बहुत बड़ा जो है वो इश्तिहार दें अखबार में, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा दें, या जो है वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर ले आए, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। जैसे बड़ी कंपनियां जो है वो सौरव गांगुली को ले आते हैं, धोनी जी को ले आते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट अगर आप अपनी संस्थान मानते हो, अपना जुड़ाव हो गया, और अगर आप नॉमिनल में बढ़िया फैकल्टी से पढ़ रहे हो, और आपको अगर सारी फैकल्टी अच्छी लग रही है, और आपके सुधार हम हर बार मानते ही हैं, भाई आप जो कहेंगे वो अच्छा करेंगे, तो एटलीस्ट एक स्टूडेंट को जोड़ने के लिए, चाहे सुनील हो, चाहे धर्मपाल हो, चाहे मोहित हो, चाहे अजय हो, चाहे जो है वो कोई भी हो, कविता जी हो, आप लोगों को ये प्रयास करना है, ठीक है। हाँ तो बढ़ ले हो, हाँ ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों जो है वो बात करते हैं आगे, और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पीटर स्टिनहार्ट ने 1981 में एक लेख में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम लिया। क्या किया? सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम लिया, ये शब्द लिया गया, कोई भारत में चालू वालू नहीं हुई है, शब्द है, चर्चा हुई इसके ऊपर। क्या हुई?
चर्चा हुई हरित क्रांति के सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। जब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के इतने नेगेटिव इंपैक्ट आए तो लोगों ने एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करना स्टार्ट किया। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है कि हम हमारी पीढ़ी के लिए तो जो है वो करें, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए भी जमीन जल ये छोड़कर तो जाएं। पढ़ा था ना मैंने, इकोनॉमिक्स पहले धन का विज्ञान था, फिर इकोनॉमिक्स जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है कल्याण का विज्ञान हुआ, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का विज्ञान हुआ, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विज्ञान हुआ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हरित क्रांति में हम सारे अंधे हो गए, उत्पादन उत्पादन उत्पादन, कीटनाशक उर्वरक कीटनाशक उर्वरक। तो ये चर्चा चलने लगी हर जगह, और ये जब चर्चा चलने लगी तो दोस्तों जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे इस चर्चा के अंदर जो है वो एक चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। यहां पर एक व्यक्ति थे साकिको फुकुदा पार, हाँ ये आपके जो जापान के थे, इन्होंने भी जो है वो दोस्तों अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में सेकेंड रेवोल्यूशन की और बात कही। उन्होंने सेकेंड रेवोल्यूशन की और बात की, द जीन रेवोल्यूशन, जीएम क्रॉप्स एंड अनइक्वल डेवलपमेंट। उन्होंने बताया कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये असमानता वाला डेवलपमेंट है। तो इन्होंने जो है वो दोस्तों चर्चा कही, ये चर्चा इन्होंने कही, ये चर्चा इन्होंने भी अपनी पुस्तक के अंदर इस चीज के ऊपर 2006 में जो है वो दोस्तों बात कही। तो कल को कोई पूछ ले कि ग्रीन रिवोल्यूशन की अवधारणा जो थी वो किन की किताब में थी या नाम किन्होंने लिया था, पीटर स्टनहार्ट ने नाम लिया था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो है सबसे पहले दोस्तों जो है वो हरित क्रांति में सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन की जो है वो बात कही। भारत में सन 2000 के आसपास जो है वो 2 तारीख से कर दें धर्मपाल जी, इधर ध्यान दो कि जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले द्वितीय हरित क्रांति का जो है वो उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया? द्वितीय हरित क्रांति का उल्लेख किया। अब यहां पे मुद्दा ये है कि सर ये तो बताओ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, ये मुद्दा है भाई। चलो पीटर स्टिनहार्ट ने एक बात कही, सकीको फुकुबद्वार ने बात कही, अटल जी ने बात कही। भारत में मोटा मोटी एग्रीकल्चर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे पॉलिसी आई थी सन 2000 की पॉलिसी में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कही, फिर ठंडे बस्ते में डाल दी, इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन यहां पे आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले बात किसने की? पीटर स्टिनहार्ट ने। और कौन सी एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में इसके ऊपर बल दिया गया। हमें यहां पे ये याद करना पड़ेगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बेसिक जो है वो दोस्तों जो है, हाँ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके बेसिक टर्म्स क्या हैं? तो देखो इसके बेसिक टर्म्स क्या हैं, आप लोग अच्छे बीज पे, कीटनाशक पे, उर्वरक पे, साख पे, एमएसपी पे, उत्पादन पे, सिंचाई पे, इन पे तो बात आप कर चुके थे। अब यहां सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन कहती है कि इनके साथ साथ आप कुछ चीजों पे और पे भी बात करो। का जी कौन सी पे और पे बात करें? का जी आप जो है ना वो पर्यावरण संरक्षण की बात करो। आप किसकी बात करो? पर्यावरण संरक्षण, मतलब ऐसी खेती जिसमें पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। का जायज बात है जी। और क्या करें? क्या और आप केवल कृषि की नहीं, बागवानी की भी बात करो। आप केवल एक गेहूं चावल, गेहूं चावल, कोई और बात करो, संतरो, नींबू, सलाद सलूद की चीज़ा है, सेब, आगे बारे में भी बात करो। ये क्या है? का और थे थोड़ा पशुपालन पर भी ध्यान दो। केवल खाद्यान्न उत्पादन थे, थोड़ा थोड़ा मत्स्य पालन पर भी ध्यान दो, थोड़ा मत्स्य पालन पर भी ध्यान दो, थोड़ी जो वो जैविक खाद की भी बात करो। सारे दिन कहीं है मतलब उर्वरक केमिकल जो है वो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हो, सब पे बात करो। थोड़ी इन पॉइंट्स पे भी बात करो, जैविक खाद के बारे में बात करो, मत्स्य पालन के बारे में बात करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारी परंपरागत फार्मिंग थी, जब हमारे जो बडेरे किया करते थे बिना किसी केमिकल के, इन चीजों पर भी ध्यान दो। इसे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। पीटर स्टिनहार्ट ने पहली बार इसका उल्लेख किया था, और जो साकिको फुकुदा पार था उसने अपनी किताब में लिखा था। भारत में अटल जी ने चर्चा करते हुए सन 2000 की राष्ट्रीय नीति में इसका उल्लेख था। बताओ भाई। दोनों चीज दिमाग में छप गई? पक्की बात?
तो अब अपन एक सबसे महत्वपूर्ण क्रांति पढ़ेंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे महत्वपूर्ण क्रांति पढ़ेंगे। और बताओ सबसे महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी है? 1857 की क्रांति? नहीं नहीं नहीं, 1857 की क्रांति नहीं। अभी जो हम अन्य क्रांतियां पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति है क्या? वो तो तुम वैसे ही पढ़ते ही हो हिस्ट्री के अंदर। तो अन्य क्रांतियों के बारे में जो है वो बात करते हैं हम। यहाँ से भी प्री में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या जो है वो और चर्चाएं हो सकती हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि क्षेत्र से संबंधित है। जैसे श्वेत क्रांति तुम लोग पढ़ के आए हो कि जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, और नीली क्रांति आज ब्लू है, पानी पानी मत्स्य पालन से संबंधित है। ये तो हनी सिंह बताई गया था। अब दो क्रांति और हैं। एक क्रांति है दोस्तों आपके यहाँ पे सुनहरी क्रांति, और एक गोल्डन फाइबर सुनहरी रेशा क्रांति। इन दो को और समझो, इन दो को आप लोग और समझो। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं यहाँ पे कि आपके यहाँ पे दो क्रांति आपको और याद करनी पड़ेगी। एक तो गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, एक गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, एक गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, एक गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। याद रख लेना। मतलब एक तो सुनहरी क्रांति, एक सुनहरी रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति। अब आप लोगों को याद रखना है गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो बागवानी से संबंधित है, और बागवानी में फल और फूल और सब आ जाते हैं। बागवानी में फल और फूल सब आ जाते हैं। लेकिन जूट को कभी तुमने जूट देखा है? जूट, जूट का रेशा देखा है? कभी सूर्य की तरफ उसे करके देखना वो कैसे चमकता है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि जब जूट के रेशे को जब आप सूर्य की तरफ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा कैसा चमकता है, गोल्डन फाइबर की तरह, स्वर्ण के रेशे की तरह। तो ऐसे हम क्या बोले? जूट ही नहीं देखा तुम लोगों ने? जूट का माचा पर सोएडा कौन थे? गड्ढे बहुत है। हाँ थे, थोड़ा सा कि एक जनरेशन बाद में पैदा होएडा हो, तथा सुख सुविधाओं के अंदर हो, है ना। जिनका जूट नहीं देखा हुआ उनके जूट के माचे भी नहीं देखे हुए होंगे, बोरियां भी नहीं देखी हुई होगी। जूट का प्रॉपर रेशा देखेंगे, हाँ नहीं देखा तो कोई बात कौन, तो इसी की है। तो भगवान करे बढ़िया पढ़ाई करो, कहीं करो तो जूट देकर। पर जूट एक जो है वो जिस तरीके से कपास होता है वैसे ही जूट होता है। आप आज जाके गूगल पे जो है वो जूट जरूर देखें, ठीक है। तो जूट का जो रेशा होता है वो कैसा होता है दोस्तों? आपका जो है वो स्वर्ण जैसा होता है। तो जूट से संबंधित है। दो क्लियर? दो क्लियर? हाँ ताका सूत का माचा देखे रहे, ठीक है। ओके, सोए भी है, देखा भी है, ठीक है। अब आगे बात करें। अब आगे बात करते हैं, और आगे इंपॉर्टेंट क्या है? दो क्रांति और याद होगी। श्वेत क्रांति होगी सबको याद, नीली क्रांति होगी। ये दो इंटरलिंक किसको हो गया अभी? गोल्डन बागवानी, गोल्डन फाइबर, जूट। अब दो क्रांति आती है, एक तो सिल्वर रेवोल्यूशन और एक सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। एक सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है रजत क्रांति, क्या बोलते हैं हम? रजत क्रांति, रजत क्रांति। और ये है रजत रेशा क्रांति, याद रखें। तो रजत क्रांति जो है वो दोस्तों याद रखें, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। लेकिन आपने कपास का रेशा देखा है क्या? नरमो तो देखे ढोलो, कपास का रेशा तो देखा होगा। हाँ, तो कॉटन जो है उसको भी सूर्य के सामने करके देखो, आपको एकदम सिल्वर की तरह चमकता दिखेगा। अब भी कोई आदमी अगर इंटरलिंक नहीं कर सकता, नहीं याद कर सकता, तो बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। याद कर लोगे क्या? श्योर? दो चीज याद हो जाएगी। क्या क्या याद होएगा? गोल्डन हॉर्टिकल्चर और गोल्डन फाइबर जूट, सिल्वर अंडा, सिल्वर फाइबर, स्वर्ण रेशा क्रांति। अब हम तीन कलर पे चलते हैं। अब हम किस पे चलते हैं? तीन कलर पे चलते हैं। एक कलर है दोस्तों आपका जो है वो पीला, पीली क्रांति, येलो रिवर, येलो रिवॉल्यूशन। एक जो है वो दोस्तों आपकी लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। और एक गुलाबी क्रांति, एक जो है वो दोस्तों गुलाबी क्रांति। ये आपके जो तीन कलर हैं। अब तुम सबसे पहले मुझे बताओ येलो रिवॉल्यूशन,
क्लास नहीं रुक रही है, थोड़ा ध्यान दें, मैं सारे याद करवा दूं फिर जाऊं। शिवाजी ने बताया है कि पीली क्रांति सरसों से संबंधित है। देखो मैं बताता हूं, केवल सरसों से नहीं है, ये क्वेश्चन आया था और बहुत सारे लोग गलत करके आए थे। ये तिलहन से संबंधित है, और तिलहन में वो सारी चीज आती है जिनसे तेल निकलता हो। किससे? तेल निकलता हो। ऑयल सीड से संबंधित है। तो तिलहन में राई भी आती है, सरसों भी आता है, सरसों भी आता है, मूंगफली भी आता है। ऑयल सीड याद रखो, सरसों तो तुम्हें याद रह जाएगा, सरसों के खेत याद रह जाएंगे, सारा याद हो जाए। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और तिलहन को हम ऑयल सीड बोलते हैं। तो जो भी फसल, जैसे दलहन, उनमें आपके जो सारी दालें आती हैं, तो तिलहन में जो भी फसल, चाहे तिल हो, चाहे राई हो, चाहे सरसों, वो इसमें आती है। लाल क्रांति टमाटर से भी संबंधित है और मीट प्रोडक्शन से भी संबंधित है, दोनों से संबंधित है। किससे संबंधित है? याद रह जाएगा। लाल क्रांति मांस से भी संबंधित है और टमाटर से भी संबंधित है। अब गुलाबी क्रांति जो है वो दोस्तों आपके औषधीय उत्पादन, जो आपके जो है वो औषधीय पौधे जो होते हैं उनसे संबंधित भी है। फार्मा सेक्टर को देखना, पिंक कलर ही रिप्रेजेंट करता है फार्मा सेक्टर को। हाँ, ये क्वेश्चन उन्होंने गलत करवाया था यूपीएससी वालों ने। उन्होंने कहा येलो रेवोल्यूशन संबंधित है, एक जगह ऑप्शन तिलहन था कंप्लीट और एक जगह ऑप्शन सरसों था, तो लोगों ने सरसों पे क्लिक करके आए। तो केवल सरसों नहीं है, तिलहन में सारे जो है वो ऑयल सीड्स, एक औषधीय पौधे भी आता है, एक प्याज भी जो है वो दोस्तों इसी में आता है, और एक झींगा उत्पादन भी इसी में ही आता है। झींगा उत्पादन भी इसी में ही आता है। करो याद, करो याद, ये तीन और याद कर लो बस, ज्यादा परेशान नहीं करूं मैं तुम लोगों को। हाँ, ये तीन और याद कर लो। गुलाबी क्रांति, क्या याद रखना आप लोगों को कि औषधीय जो मेडिसिनल प्लांट है वो भी आते हैं, प्याज भी आता है और झींगा भी आता है। लाल में टमाटर और मांस भी आता है, तिलहन पूरे आते हैं। ये गोल्डन हॉर्टिकल्चर की थी, लेकिन गोल्डन फाइबर जो है वो दोस्तों याद रखना आप लोगों को किस में आता है? जूट में। और जो है वो आपका सिल्वर जो है वो अंडा उत्पादन में है, लेकिन सिल्वर फाइबर है वो किस में आता है? याद रख जाएगा। ठीक है कुंदन जी, कल पक्का कमिटमेंट है, कल है एनी हाउस संडे को आपको मिल जाएगी। ये टॉपिक पूरा करवा के, रिवीजन करवा के और कंठस्थ करवा के, दोनों काम। मेरे क्लास में तुम लोगों को रिवीजन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम तो क्लास में आ जाया करो टाइम सर, आते टाइम 5 मिनट, जाते टाइम 5 मिनट याद कर लिया करो। हाँ अजय सिंह जी, बस बस अपन डिश थोड़ी लिखनी है पूरी है, फिर मैं थान पूछ ले बनाना आवेगे, ये मत करो। ओके चलो अब आगे बात करते हैं। अब दो क्रांति और याद करवाता हूं तुम लोगों को, और दो कौन सी याद रखनी है? एक गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन, ये आपके आलू से संबंधित है, याद रह जाएगा। एक सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन आपके जो है केसरिया कलर, जो कि आपके किससे संबंधित है? केसर से संबंधित है। और एक बादामी क्रांति, जो कि आपकी किससे संबंधित है? मसाला से संबंधित है। एक कहा, एक ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक क्रांति, जो कि दोस्तों आप लोगों को याद रखना है आपके किससे? ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में अगर आप लोग याद करेंगे तो अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ों से संबंधित है। अमृत क्रांति किससे? नदी जोड़ों से संबंधित है, नदी जोड़ो अभियान से संबंधित है, सारी नदियों के तहत है। और इंद्रधनुष क्रांति सभी क्षेत्र से संबंधित है। अब मेरे साथ चलो याद करो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, नदी जोड़ो, अमृत क्रांति, इंद्रधनुष, सभी, गोल, राउंड, सैफ्रॉन, केसर। हाँ,
ब्राउन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से संबंधित है। हम्म हम्म। सर आलू खार गोल हो गया, नहीं मैं तो सही हूँ आजकल। पहले इतनी याद करो। पर इन सबसे भी इम्पोर्टेंट और है, इम्पोर्टेंट वो क्या है जो आपके इस बजट में है। ऐसे तो मैं, और अगर क्रांति अगर अपन चले जाएं और पढ़ने लग जाएं पशुपालन विभाग वालों की, मतलब कृषि विभाग वालों की तरह से, तो वहाँ तो 100 से ज़्यादा क्रांति है। हमारे बेसिकली इतनी याद हो जाएं वही ठीक है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये तो याद हो जाएगा, दूध, मत्स्य, बागवानी, जूट, रजत में अंडा और सिल्वर में कपास, पीली तिलहन, गोल क्रांति आलू, लाल मांस टमाटर, गुलाबी ये सैफरोन, केसर उत्पादन, ये याद हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद कर लो, और ये जो है वो आपके यहाँ पे 2017 से 20 तक एक चीज चली, और उसको हम बोलते हैं सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये कल को पूछ लेना तो याद होनी चाहिए, और इसको ढंग से याद करो। नीति आयोग ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन की जो है वो बात कही, और उन्होंने एक रोड मैप बनाया, और किसके लिए? कृषि एवं संबंध क्षेत्र। इसका मतलब फसल से, पशुपालन से, मत्स्य पालन से, और वानिकी से। चार हो गए ना? वानिकी से में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ लेना, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देना, बीज उत्पादन संघों की स्थापना करना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। इसके लिए 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए, पंचायत स्तर तक जो है वो उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किए गए। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो मेरी तो बस आपसे यही मांग है कि गलत नहीं होना चाहिए। फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, याद रखें, फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी। सदाबहार क्रांति जो है वो दोस्तों याद रखें आप लोगों को, क्या याद रखना है सदाबहार क्रांति के अंदर? कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि एवं संबंध क्षेत्र जो है उसमें आपका क्रॉप आ गया, पशुपालन आ गया, मत्स्य पालन आ गया, वानिकी सबसे संबंधित वो सदाबहार क्रांति। अब आपका टॉपिक बचा है कृषि योजनाओं का, और वो मैं ऐसे याद करवाता हूं कि तुम कभी नहीं भूलोगे। और उसके बाद में टॉपिक बचा है खाद्य प्रसंस्करण का, खाद्य भंडारण का, और एमएसपी का। फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे एक परसों, पीडीएस का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। कौन कौन तैयार हो? कल लगभग 3 घंटे क्लास के लिए। आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं। कल इस एग्रीकल्चर को कंप्लीट करते हैं। कल चाहे मुझे 2 क्लास लेनी पड़े भले, लेकिन संडे हमें हमेशा ही अच्छा करना। हाँ, कल घर बैठे रहें, ज़्यादा बाहर जाएं नहीं, टेम्परेचर का ध्यान रखें, राबड़ी छाछ पीते रहें। भयंकर गर्मी है। रेडी हो? मैं टाइम आपको बता दूंगा, टाइम डाल देंगे, क्लास से 1 घंटे पहले आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। अभय बैच और कर्तव्य बैच के बारे में अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं। कर्तव्य बैच के बारे में तो अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं। फाउंडेशन बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अब काल मिला, आज तो ना तो दुख है बहुत है, तो क्योंकि फिर अभी एक बार डॉक्टर ने इतना ही कह रखा है 2-3 घंटे क्लास लो, फिर भी मेरी ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि मेंस वालों को मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन करवा रहा हूँ। 3 घंटे वहाँ जा रहे हैं मेरे, 1 घंटा यूट्यूब पे जा रहा है, एक यहाँ, तो 5 घंटे में पहुँच रहा हूँ। मेरे को एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करना है 5 जून तक, तो फिर 6 घंटे हो जाएंगे। तो 6 घंटे पढ़ाना छोटी बात नहीं है, ठीक है? मैं बात कर लूँगा सूर्यका जी सर से। हाँ, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।